हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हमारी ईओ और आरओ की सीरीज चल रही थी। इसी के अंदर आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना। इससे पहले मैंने आपको 3 योजनाएं करवा दी है। एक तो थी अपनी हरदी योजना, इसके बाद पढ़ाया था मैंने अमृत योजना और अभी लास्ट पढ़ाई थी मैंने इंदिरा रसोई योजना। तो 3 योजनाएँ मैंने आपको कम्प्लीट करवा दी है। आज अपनी योजना की 4th क्लास है। तो टोटल अपने सिलेबस में 8 योजनाएँ दे रखी है, तो 4 योजना और बाकी रहनी है इसके बाद, तो वो भी मैं आपको जल्दी कंप्लीट करवा दूंगी। तो आप जो इस क्लास को शुरू से एंड तक जरूर देखिए। आपको ये क्लास लेने के बाद ये टॉपिक कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत इजी वे में आपके लिए मैंने नोट्स तैयार किए हैं। तो आपका काम है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट सेशन। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना, तो सबसे पहले आप कोई भी योजना पढ़ रहे हो तो उसका एक तो नोडल एजेंसी और उसकी थीम स्पेशली आपको याद होनी चाहिए, और उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट अपना इसकी थीम। तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है सभी के लिए आवास। क्या है? सभी के लिए आवास। अगर आपने पढ़ रखी है तो आपके लिए ईजी है, और नहीं पढ़ रखी है तो ऑप्शन ऐसे आते हैं कि आपको वहाँ पे घुमा देंगे सारे। तो सबसे पहले आपको इसकी थीम आनी चाहिए कि सभी के लिए आवास, मतलब हाउसिंग फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। इसके बाद आती है इसकी क्या है, इसकी शुरुआत की डेट, कि इसकी स्टार्ट कब की गया, कि इसका प्रारंभ कब किया गया था। तो इसका प्रारंभ किया गया था कब? 25 जून 2015 को इसका जो है शुभारंभ किया गया था। तो डेट इजी है, याद रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो 5/6/5 से। कैसे? 25 जून 2015 से इसको याद रख सकते हैं। तो दो तो अपने इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो अपने को याद हो गए हैं कि सभी के लिए आवास, ये इसकी थीम हो गई। और फिर इसकी शुरुआत 5/6/5 से 25 जून 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। फिर तीसरा है इसका पॉइंट नोडल एजेंसी। तो ये आपको स्पेशली याद होना चाहिए कि कौन सी योजना कौन से विभाग के द्वारा अपने यहाँ पे संचालित की जा रही है। तो ये योजना जो है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी जो है संचालित किया जा रहा है इसको, जो कि भारत सरकार की है, केंद्र सरकार की योजना है ये। तो इसके द्वारा जो है इस योजना को सुचारू किया गया है। इसके बाद है क्रियान्वयन। तो क्रियान्वयन में क्या होता है कि योजना को लागू करने का काम तो भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकारें होती हैं उनसे संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। और साथ ही में जो ये योजना है स्थानीय निकाय रुडसिको के द्वारा जो है इसको संचालित किया जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ तक याद रखना है। इसके बाद आता है इसका उद्देश्य। तो मेन पॉइंट आता है इसका उद्देश्य कि किस लिए इस योजना को शुरू किया गया है, ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। तो आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव तक, मतलब 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के माध्यम से या के लक्ष्य से 2015 में इस योजना को शुरुआत की गई थी। 2022 तक जो है जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव आया था 2022 में, इस तक सभी को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। तो ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। फिर है नोट डाल के लिखिएगा कि प्रारंभ में ये योजना जो है ये 2015 से 2022 तक चलाई गई थी, लेकिन इसके कुछ लक्ष्य पूरे न होने के कारण इसका जो है समावधि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 तक कर दी गई थी। कब तक कर दी गई है? 31 दिसंबर 2024 तक जो है इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ये योजना पहले तो थी 2015 से 2022 तक, लेकिन कुछ लक्ष्य अधूरे रहने के कारण इसको जो है 2024 तक इसको आगे बढ़ा दिया गया है। फिर अगला नोट है इसमें कि भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि राज्य सरकारें केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों के चयन सहित इस योजना को लागू करते हैं। तो वित्तीय सहायता कौन प्रदान करती है? भारत सरकार। और जबकि जो राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके द्वारा लाभार्थियों के चयन सहित इस योजना को लागू करना होता है। तो ये अपना सेकंड इसमें हो गया है। फिर इसमें कि इसमें अगर कोई आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय होती है तो इसमें किसको इंक्लूड किया गया है? तो इसमें जो है आपको याद रखना है कि जो आर्थिक रूप से या आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग होते हैं जिनकी वार्षिक आय कितनी होती है? 3 लाख तक, और वे अल्प आय वर्ग
इसके अलावा जो अल्प आय वर्ग होते हैं जिनकी वार्षिक आय 3 से 6 लाख रुपए होती है उनको आवास उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। क्या है कि आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर लोग होते हैं जिनकी आय वार्षिक 3 लाख तक है और अल्प आय वर्ग जिनकी वार्षिक आय 3 से 6 लाख तक है उनको आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया है। और इसके अंदर जो है 20 लाख आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कितने लाख? 20 लाख आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया है। और फिर याद रखना है आपको इसके चरण। तो इसके अंदर 3 चरण चलाए गए हैं, तो आपको याद रखना है कितने चरण है इसके? 3 चरण। प्रथम चरण, तो प्रथम चरण था इसका अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक, जिसके अंदर जो है 100 से अधिक शहरों में आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद था इसका दूसरा चरण, इसके 2 साल बाद, मतलब 2-2 साल का अंतर आने वाला है इसके अंदर। तो इसके बाद इसका दूसरा चरण चला था अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक। इसमें जो है इसकी शहरों की संख्या 100 से 200 कर दी गई। 200 से अधिक शहरों में जो है आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था इसके दूसरे चरण में। फिर है इसका तीसरा चरण। तो तीसरा चरण अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक जो है इसका तीसरा चरण चला था। तो इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो तीसरा चरण है ये 2022 से बढ़ाकर 2024 तक, दिसंबर 2024 तक इसको आगे बढ़ा दिया गया है शेष लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए। तो यहाँ तक आपको इसके 3 लक्ष्य इसके 3 चरण जो है आपको समझ आ गए होंगे। पहला है अप्रैल 2015 से 2017 जिसमें 100 शहरों से अधिक में आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। फिर है दूसरा अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक, डबल करके इसमें 200 से अधिक शहरों में आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। फिर है तीसरा, इसमें अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक जो है इसमें आगे के जो इसमें लक्ष्य पूरे न होने के कारण इसको 2024 तक बढ़ाकर शेष लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो ये 3 चरण इसके थे। फिर है अगला लाभार्थियों की श्रेणियाँ। तो इसमें आपको श्रेणियाँ भी अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी श्रेणियों को किस बेस पे जो है इसके अंदर जो है लाभ दिया जाता है। सबसे पहले आता है EWS। कौन सी है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये इसके अंदर आता है। अगर इस कैटेगरी में वार्षिक आय 3 लाख से कम है तो उनको घर दिया जाएगा जिसका क्षेत्रफल होगा 30 वर्ग मीटर। कितना? 30 वर्ग मीटर उनका मकान दिया जाएगा उनको, अगर उनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है। और इसमें सब्सिडी कितनी दी जाएगी? 6.5%। कितनी? 6.5%। इसके बाद आती है LIG लोअर इनकम ग्रुप, ये सेकंड आ जाता है इसमें। तो इसके अंदर अगर वार्षिक आय 6 लाख से कम है तो इस कैटेगरी के अंदर आने वाले लोगों को जो है 60 वर्ग मीटर का मकान इसमें दिया जाएगा। क्षेत्रफल कितना होगा इनके मकान का? 60 वर्ग मीटर। इसमें 30 था, इसके अंदर 60 हो गया है। इसमें 6 लाख से कम था तो इसके अंदर इसमें 3 से कम था तो इसमें 6 लाख से कम होगा और इसमें जो मकान दिया जाएगा वो 60 वर्ग मीटर का होगा। इसके अंदर भी जो ब्याज सब्सिडी होगी ये 6.5% दी जाएगी। तो एक बार वापस बता दूँ आपको कि जो लाभार्थियों की श्रेणियाँ है इसमें 3 प्रकार की होती है। एक तो EWS, एक आ जाती है LIG और तीसरी इसमें MIG। 3 प्रकार की श्रेणियाँ हैं मेन तो इसमें। तो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो इसमें जो है अगर वार्षिक आय 3 लाख से कम है तो उनको 30 वर्ग मीटर का मकान दिया जाएगा। और इसके बाद जो है अगर LIG लोअर इनकम ग्रुप, इसके अंदर अगर वार्षिक आय इस कैटेगरी में आने वाले लोगों की वार्षिक आय 6 लाख से कम है तो उनके मकान का क्षेत्रफल मकान दिया जाएगा उनको 60 वर्ग मीटर का। सब्सिडी होगी इसमें 6.5%। इसके बाद आता है इसका तीसरा जो कैटेगरी आती है इसमें MIG मिडिल इनकम ग्रुप। तो इसमें 2 कैटेगरी आ जाती है, एक तो MIG फर्स्ट और MIG सेकंड। तो MIG फर्स्ट में तो होता है 6 से 12 लाख वार्षिक इनकम वाले लोगों को जो है क्या है 6 से 12 लाख वार्षिक इनकम वाले लोगों को 160 वर्ग मीटर का मकान दिया जाएगा। और 12 से 18 लाख इनकम वाले को जो है इसमें 200 वर्ग मीटर का मकान दिया जाएगा। तो इनकी जो है आंकड़े याद रखने हैं आपको। 6 से 12 वाले को 160 मीटर, इसमें 6 है तो इसमें भी 6 आ जाएगा और इसमें 2 है तो इसमें भी 2 आ जाएगा। इसको आप रिलेट करके याद रखिए। जितने भी कोई भी आंकड़े पढ़ रहे हो तो उसमें आपको संख्या को रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि सारी संख्याएं आपको याद हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसमें 6 से 12 लाख है तो ये आ जाएगा 160 वर्ग मीटर। 12 से 18 लाख है तो ये 200 वर्ग
मीटर। तो ये तीनों कैटेगरी मैंने आपको बता दी है कि इसमें क्या क्या सुविधाएं होती हैं और कौन सी इसके अंदर पात्रता दी जाती है। फिर आती है सब्सिडी। तो इसके अंदर सब्सिडी दी जाती है अपने को कितनी, सभी कैटेगरी में 2.67 लाख, मतलब 2.67 लाख इसमें जो है सब्सिडी दी जाती है DBT के थ्रू। क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा इसमें जो है ये सब्सिडी दी जाती है। और ये जो राशि है लाभार्थी के ऋण के ब्याज में से कम की जाती है। किसमें कम की जाती है, जो लाभार्थी का ऋण होता है इसके ब्याज में से ये सब्सिडी कम की जाती है। फिर आता है अगला पॉइंट, पात्रता शर्तें। तो अगर कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो उसके अंदर क्या पात्रता होनी चाहिए, उसके पास क्या पात्रता होनी चाहिए। तो पहले तो उसके पास कोई मकान नहीं हो तभी वो इसके लिए पात्र होगा। और दूसरा है कि एक लाभार्थी को केवल एक ही घर दिया जाएगा, एक व्यक्ति को, मतलब एक कोई घर का मालिक है तो उसे एक ही मकान दिया जाएगा। और फिर एक ही वो जो व्यक्ति है उसने किसी अन्य योजना में घर का पैसा उठाने के लिए नाम दर्ज ना करवा रखा हो तो वो इसके लिए पात्र होगा। और तीसरा है कि भूमि पर स्वयं का स्वामित्व एवं निश्चित सीमा तक वार्षिक आय, मतलब जितनी भी कैटेगरी मैंने बताई हैं उसके तहत उसकी वार्षिक आय निश्चित होनी चाहिए, वो इस योजना का पात्र होगा। तो वापस बताती हूँ मैं आपको, पहले तो पक्का मकान नहीं होना चाहिए पहले खुद का, ठीक है। फिर है एक लाभार्थी को एक घर ही दिया जाएगा और उसका जो नाम है अन्य योजना के अंदर या घर बनाने के लिए पैसा नहीं लिया हो वो इसके लिए पात्र होने वाला है। और लास्ट है कि भूमि पर स्वयं का स्वामित्व हक होना चाहिए। और जो निश्चित सीमा है प्रत्येक EWS के लिए जो दे रखी है 3 लाख रुपए। फिर आती है LIC, क्या है उसके अंदर 6 लाख रुपए कम से कम हो। और इसके बाद तीसरी थी अपनी, जिसमें एक तो थी 6 से 12 और दूसरी थी अपनी 12 से 18। तो ये सारी कैटेगरी इसमें लागू होती है तभी वो इस योजना का पात्र होगा। फिर है वित्त पोषण। तो इसमें वित्त पोषण जो है किसके द्वारा किया जाएगा, वित्त पोषण किया जाएगा हुडको द्वारा, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा। किसको द्वारा, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इसके अंदर वित्त पोषण किया जाएगा। जिसमें मैदानी राज्य में तो जो है 60:4 का हिस्सा रहने वाला है। इसके अंदर जितने भी मैदानी राज्य आते हैं, जैसे अपने इधर मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी, सारे गुजरात, ये सारे राज्य जो आते हैं इसमें मैदानी राज्य में 60-40 का रेशियो रहने वाला है इसके अंदर। और बाद में है जो उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र जितने भी आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये सारे जो क्षेत्र आ जाते हैं जैसे लद्दाख, उत्तराखंड, यहाँ पे जो है जो क्षेत्र रहता है यहाँ पर 90-10 का रेशियो रहने वाला है। तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर है नोट लगाइएगा कि इस योजना के तहत निर्मित आवास पर मालिकाना हक वयस्क महिला का होगा। किसका होगा मालिकाना हक, वयस्क महिला का होगा या फिर पति पत्नी दोनों का होगा। और अगर दोनों का नहीं होगा तो इसमें वयस्क महिला का होगा, लेकिन अकेले पुरुष का इसके अंदर जो है हक नहीं होगा, या तो वयस्क महिला का होगा या फिर दोनों का होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस योजना को संयुक्त भारत मिशन से जोड़ा गया है। किससे, संयुक्त भारत मिशन जो था जिसके द्वारा शौचालय बनवाए जा रहे थे उससे जोड़ा गया है, जिसके तहत शौचालय हेतु 12,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है इसके अंदर। तो जो ये आवास प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके अंदर जो सब्सिडी दी जाएगी वो अलग दी जाएगी, और जो ये योजना इसके साथ जोड़ी गई है संयुक्त भारत मिशन, इसकी सब्सिडी जो शौचालय बनाने के लिए दी जाएगी 12,000 रुपये ये अलग से दी जाएगी। नेक्स्ट है PMAY अर्बन के घटक। तो आपको इसके घटक याद रखने हैं। इसमें 5 घटक है, संख्या याद रखनी है सबसे पहले कि इसमें घटकों की संख्या कितनी है, 5। स्पेशली आपको पहले 4 याद रखनी है, एक बाद में जोड़ा गया है। तो सबसे पहला आता है ISSR, स्व स्थानीय स्लम पुनर्विकास। क्या है, स्व स्थानीय स्लम पुनर्विकास। जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा जो स्लम बस्तियाँ, कच्ची बस्तियों का विकास किया जाता है वो इसके अंदर घटक आ जाता है एक तो इसका। इसके बाद है CLSS, ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी। मतलब इसके अंदर अगर आय सीमा, जो इनकम सीमा है वो 12 से 18 लाख है तो ब्याज सब्सिडी 3 से 6.5% दी जाएगी। फिर आता है इसका AHP, भागीदारी से किफ़ायती आवास। लास्ट है इसका 4th BLC, लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास
मतलब 1.5 लाख की सहायता राशि इसके अंदर दी जाती है। तो इसको क्या आपको ऊपर ऊपर से याद रखना है, इसके अंदर डीपली कुछ नहीं पूछने वाला है। सबसे पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि इसके अंदर घटक कितने हैं। तो घटक तो हो जाएंगे इसमें 5। फिर इसके नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आता है ISSR, स्व स्थानीय स्लम पुनर्विकास। फिर आता है CLS, क्या है CLSS, ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी, जो कि आय सीमा 12 से 18 लाख ब्याज सब्सिडी आ जाएगी इसमें 3 से 6.5%। फिर है AHP, भागीदारी से किफ़ायती आवास। और BLC, लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास, जिसमें 1.5 लाख की सहायता राशि दी जाती है। और लास्ट है अपना जो कि नया जुड़ा है कोविड-19 के बाद, जो है ARHCS, मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। क्या है? अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर जो है इसको कोविड-19 के बाद जोड़ा गया है। इसमें जो प्रवासी मजदूर थे, जैसे कि ये जो इसके अंदर लॉकडाउन लगा था अपने यहाँ पे, तो इसमें कुछ लोग बाहर रह रहे थे, तो उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, उनके खाने पीने की। तो ऐसी स्थिति में ये जो पार्ट है, इसका जो घटक जोड़ा गया है, ये कोविड-19 के बाद जोड़ा गया है, जिससे कि ऐसी स्थिति वापस आए तो वो जो है ऐसी सुविधा से वंचित ना रह सके। तो इसमें क्या है, प्रवासी मजदूरों को किराए पर आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे, करवाने जाने हेतु जो है ये पार्ट इसके अंदर जोड़ा गया है। तो अगर आपको घटकों में से क्वेश्चन पूछेगा तो या तो प्रॉपर से पूछ लेगा, या पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना का घटक नहीं है, और या पूछेगा कि इसमें 5वां जो घटक जोड़ा गया है वो किसके कौन सा जोड़ा गया है, क्योंकि ये कोविड-19 के बाद जोड़ा गया है, लेटेस्ट है। तो ये आज की अपनी क्लास थी। वापस बताता हूँ आपको कि इसमें आपको स्पेशली क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो आपको इसकी थीम आनी चाहिए कि इसकी थीम होती है सभी के लिए आवास। फिर आता है इसकी शुरू होने की डेट, ये थी 25 जून 2015 को। नोडल विभाग आता है इसका आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी। फिर है इसकी जो घटक आते हैं या उद्देश्य, इसका उद्देश्य है कि जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव था 2022 तक, इसको अंदर सभी को आवास उपलब्ध कराना, लेकिन लक्ष्य पूरे न होने के कारण इसको 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर है नोट फर्स्ट कि प्रारंभ में ये योजना 2015 से 22 तक थी, फिर इसको 31 दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि इसके अंदर 3 चरण थे, तीनों चरण आपको याद रखना है। फर्स्ट है 15 से 17, सेकंड है 17 से 19, थर्ड है 2019 से 22, लेकिन ये अब 2024 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसकी तीनों श्रेणियाँ, एक तो EWS, फिर है LIG और थर्ड है इसकी MIG। ये तीनों श्रेणियाँ आपको याद रखनी है। इसके अंदर जो निश्चित जो आय सीमा रखी गई है वो कितनी है वो आपको याद रखनी है। फिर आता है इसके अंदर इसके घटक, जो कि आपको याद हो गए होंगे अभी। तो ये आज की अपनी क्लास थी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। तो आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक अपनी साइड से कर दीजिएगा, और चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्लास देखने के लिए थैंक यू।